हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब बढ़िया हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबको राम राम। दोस्तों अपन जो पढ़ रहे थे वो आपको PYQ करवा रहा था मैं कि 1975 से लेकर 221 तक के जितने भी नेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा था। और उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ रहे हैं आज। तो अपन ने पीछे किए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज अपन कर रहे हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दें, अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अनअकैडमी पे ये इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन का। और यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए पेपर 1 और पेपर सेकंड में 21 सब्जेक्ट आपके रनिंग में हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़कर पढ़ना चाहता है, जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है, यूट्यूब पे जो क्लासें होती हैं उसमें डाउट बच्चों के बहुत रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, लेकिन जो टीचर होता है, एजुकेटर जो होता है, वो सभी मैसेज को पढ़ने में असमर्थ रहता है। तो 21 सब्जेक्ट, जिसमें पेपर 1 के साथ में कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों के साथ में पेपर फर्स्ट आपका रनिंग में है। जो विद्यार्थी अनअकैडमी पे हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 12:30 बजे अनअकैडमी पे मेरी प्लस क्लास ज्योग्राफी की होती है। पेपर फर्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मॉर्निंग 8 बजे चलता है। और आपका जो कम्युनिकेशन है वो 9:15 बजे चलता है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपका 3:30 बजे चलता है। तो आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका एक तो आइकॉनिक है और एक प्लस कोर्स है। आइकॉनिक और प्लस कोर्स में क्या अंतर है तो उसकी बता दूं। जैसे सिंपल भाषा में समझ लेना कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, एक सरकारी हॉस्पिटल होता है। तो आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है और स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलती है, टेस्ट एनालिसिस होता है। प्लस में आपको लाइव क्लास, क्यूज, टेस्ट, ये सब चीज़ मिलती है। लेकिन आइकॉनिक में क्या होता है कि एक आपको अनअकैडमी की ओर से एक पर्सनल टीचर आपको उपलब्ध कराया जाता है। जो भी आपकी एजुकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए तो आप जुड़कर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। आपको आइकॉनिक और प्लस में से जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स आप ले सकते हैं। रेफरल कोड मेरा राजेंद्र 10 है, वो यूज कर सकते हैं इसमें। और अनअकैडमी पे अपना जो सुनहरा अवसर है नेट यूजीसी जेआरएफ क्लियर करने का, उसको अपना सकते हैं। आज के क्वेश्चनों की ओर अपन चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे मित्रों, भारत की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्कन ट्रैप है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेसाल्ट का क्षेत्र है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया जो प्लेटू है, ये भी वहाँ का सबसे बड़ा बेसाल्ट का प्रदेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और दो गुम्मदी ज्वालामुखी, जिसमें एक का नाम है मोना लोवा और दूसरा का नाम है मोना किया, इनका उच्चतम जो शिखर है वो सागर तल से 6500 मीटर की ऊंचाई से अधिक है। हवाई द्वीप में कम से कम सात, अधिकतम की संख्या की मैं नहीं कह रहा, कम से कम 7 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सैलयत ज्वालामुखी गुम्मद देखने को मिलते हैं। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि दो गुम्मदी ज्वालामुखी मोना लोवा और मोना किया की ऊंचाई 6500 मीटर से अधिक नहीं है, 6500 मीटर से कम है। 6500 मीटर से क्या है, कम है। यानी कि लगभग कितनी है, 4100 मीटर के आसपास है। 4100 मीटर के आसपास है, इसलिए सी आपका गलत हो गया है। और अपन बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे आपको अनेक प्लेटू देखने को मिलते हैं। अनेक यहाँ पे क्या है, प्लेटू है।
और इन अनेकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे दक्कन ट्रैप है, दक्कन फटार है, मालवा प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू है, आंध्रा का प्लेटू है, आंध्रा प्लेटू है, दंडकारण्य है, दंडकारण्य प्लेटू है, रांची है, रांची प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, बुंदेलखंड बघेलखंड है, बुंदेलखंड बघेलखंड प्लेटू हैं। तो ये प्रायद्वीप भारत के प्लेटू हैं सारे। अब बात करें अपन दक्कन जो प्लेटू है इसकी बात करें, इसका जो निर्माण हुआ है, इन सब का देखो किसी न किसी का निर्माण सबका अलग हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा से। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। और दोस्तों आपको विदित होना चाहिए, लावा से बेसाल्ट चट्टान बनती है। लावा से क्या बनती है? बेसाल्ट। और ये इस प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन जो फटार है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। और ज्वालामुखी के प्रमाण, इसके ज्वालामुखी के अगर मैं प्रमाण की बात करूं, प्रमाण, तो इनके प्रमाण पहली बार जो मिले हैं वो क्रिटेशियस युग में मिले हैं। क्रिटेशियस युग में पहली बार जो प्रमाण मिले हैं वो कौन से युग में मिले हैं? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हवाई द्वीप की बात करूं मैं, हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं, हवाई द्वीप में जो शिल्ड है, शिल्ड ज्वालामुखी, उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए, उनकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 4100 मीटर है, लगभग 4100 मीटर है, इसलिए वो गलत हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो ये दक्कन ट्रैप है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। ये दक्कन ट्रैप का ही पार्ट है। ये गुजरात में भी आपको देखने को मिल रहा है, ये दक्कन ट्रैप का ही पार्ट है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी दक्कन ट्रैप का पार्ट है, और ये दक्कन ट्रैप है पूरा। और ये किससे बना हुआ है? ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, ये कोलंबिया का प्लेटू है। ये कोलंबिया प्लेटू है जो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा पहचान का मापक नहीं है? क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अधिक होना, जनसंख्या का कृषि योग्य बंजर भूमि से अनुपात होना, नगरीय जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या से अनुपात होना, कृषि में संलग्न कार्यशील बल की प्रतिशतता। तो यहाँ से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। जो बैकवर्ड्स एरियाज होते हैं, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट्स होती है, वो बैकवर्ड एरियाज का दर्जा देती है कुछ स्टेट्स को कि ये राज्य बैकवर्ड एरिया में आता है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया आपको पता होगा तो ही आप छांट पाओगे कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर बी नहीं है कि जनसंख्या का कृषि योग्य बंजर भूमि से अनुपात, जनसंख्या का कृषि योग्य बंजर भूमि से अनुपात। तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है? जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, पिछड़े क्षेत्र के अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में एसटी एससी का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए। SC ST का अनुपात क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए।
तीसरी अगर मैं बात करूं वहां पे, तो कृषि कार्य, या मैं ये कह दूं कि यहाँ की जो जनसंख्या है, जो पिछड़े क्षेत्रों की जो जनसंख्या है, वो प्राथमिक प्राथमिक क्रिया से क्रिया में संलग्न होनी चाहिए। संलग्न, प्राथमिक क्रिया में संलग्न होनी चाहिए। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है? कृषि कार्य आता है, खनन क्रिया आती है, पशुपालन आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य व्यवसाय आता है। ये सब प्राथमिक क्रिया के पार्ट है। तो ये क्राइटेरिया है आपके। और दूसरा, जैसे वहाँ पे साक्षरता दर कम होनी चाहिए, साक्षरता दर कम होनी चाहिए। क्या देखने को मिलती हो? बेरोजगारी देखने को मिलती हो, बेरोजगारी देखने को मिलती हो। तो ये क्राइटेरिया है पिछड़े क्षेत्रों के दर्जे का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्रों को बैकवर्ड्स एरियाज में घोषित करती है और कुछ योजना चलाकर सरकार इनको सामान्य वर्गों के बराबर लाने का प्रयास करती है। जिन क्षेत्रों में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कुल जनसंख्या में SC ST का अनुपात ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या की तुलना में वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं, साक्षरता दर कम है, बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। तो सरकार क्या करती है, ऐसे बैकवर्ड्स एरिया के लिए 90:10 के रेशो से योजनाएं चलाती है, जिसमें 90 पैसा जैसे 1 रुपये का खर्चा होता है, तो 90 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है और 10 पैसा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, और इनको सामान्य वर्ग के बराबर लाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत में भूआकृतिक रचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचना की दृष्टि से मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू दक्कन फटार का विस्तारित भाग है। यानी कि मेघालय जो प्लेटू है, जिसको हम शिलोंग फटार के नाम से जानते हैं, ये दक्कन फटार का भाग है। कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नति से हुई है। कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नति से हुई है। तो कौन सा कथन सही है? अगर सही की बात करूं दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करें। केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, न एक न दो। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। करेक्ट आंसर होगा सी, कि दोनों सही है। दोनों सही कैसे हैं आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जिसको शिलोंग फटार भी कहते हैं। शिलोंग कह दो, चाहे इसे मेघालय प्लेटू कह दो, शिलोंग या मेघालय फटार, मेघालय फटार। ये क्या है? वहां पे एक दर्रा है मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश, या इसी को बोलते हैं गारो राजमहल, गारो राजमहल के द्वारा, के द्वारा क्या हो गया? पृथक हो गया, पृथक हो गया, हो गया। ये ध्यान रखना है आपको। तो शिलोंग और मेघालय फटार, शिलोंग और जो मेघालय फटार है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय फटार का ही भाग है, जो मालदा भ्रंश या गारो राजमहल दर्रे से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रायद्वीपीय जो प्लेटू पार्ट्स है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भाग, सेशन को शेयर भी कर दिया करो, भारत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और दूसरी अगर मैं बात करूं आपके सामने, समभिन्नति क्या होती है? एक शब्द आया है समभिन्नति, समभिन्नति, समभिन्नति की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, समभिन्नति क्या होती है, तो ध्यान रखना। जैसे किसी स्थल मंडल का इस प्रकार का ये पार्ट है, तो इस प्रकार के पार्ट में ये वाला पार्ट होता है अपनति, अपनति, और ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अभिन्नति,
अभिनति। तो जब इसमें इस प्रकार की यानी कि अभिनति में अनेक प्रकार की आपको अभिनतियां यानी कि अभिनति में कई सारी अभिनतियां देखने को मिले, जैसे एक, ये देखो दो, ये तीन, ये चार, कई अभिनति। तो अभिनति में क्या होता है? अभिनति में अनेक अभिनति, अनेक अभिनति, अभिनति में अनेक अभिनति अगर देखने को मिले तो उसे बोला जाता है समभिनति। उसे क्या बोला जाता है? समभिनति बोला जाता है। और जो आपकी कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी में ये समभिनति आपको देखने को मिलती है। और इस कश्मीर घाटी या समभिनति का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? हिमानी के निक्षेप से, हिमानी निक्षेप से। समभिनति का निर्माण किससे हुआ है? हिमानी निक्षेपण से, हिमानी निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी निक्षेप से यहाँ पे जो मैदान बने हैं उन्हें बोलते हैं करेवा मैदान। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोलते हैं करेवा मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। और इन करेवा मैदानों में केसर की खेती होती है, केसर की खेती के लिए ये मैदान प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। तो ये देखो आपका, ये आपका जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ये आपका ये भारत के भौतिक प्रदेश दिख रहे हैं। तो ये भारत में इस प्रकार की जो चीज़ होती है ये इसको बोलते हैं, ये है आपका मालदा भ्रंश। ये मालदा भ्रंश है, आपको ध्यान रखना है, मालदा भ्रंश है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये मालदा भ्रंश है, आपका ध्यान रखना है। और ये भारत के भौतिक प्रदेश है, उत्तर पर्वत, उत्तर विशाल, दक्कन पठार, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है? असम, नागालैंड, मणिपुर, जहाँ पे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यानी कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बिहार में बोली जाती हैं, उड़ीसा में बोली जाती हैं, पश्चिमी बंगाल में बोली जाती हैं। और कौन सी जगह बोली जाती हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछे कि ये भाषाएं किस क्षेत्र में और किस भाग में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, तो इनकी अपन चर्चा करें दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनेक भाषा आती है, इसमें अनेक भाषा आती है, इसमें अनेक भाषा शामिल होती है। और इसकी सबसे बड़ी भाषा, इसकी सबसे बड़ी भाषा, इसकी सबसे बड़ी भाषा है संथाली, यानी कि इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा बोली जाती है संथाली। यानी कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है संथाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भाषा परिवार, ये ऑस्ट्रिक भाषा जो परिवार है, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, ये बोला जाता है संथाल परगना, संथाल परगना, बैतूल, संथाल परगना, बैतूल, रांची, संथाल परगना, बैतूल, रांची, मयूरभंज, मयूरभंज और आपके निमांड का पूर्वी भाग, निमांड यानी कि कौन से भाग में? पूर्वी भाग में, पूर्वी निमांड में ये भाषा बोली जाती है, ये आप ध्यान रखना है। और संथाली जो है ये सबसे बड़ी, संथाली बोली इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी बोली है, ये सबसे बड़ी बोली है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बोली। तो दोस्तों संथाली जो है, संथाली लैंग्वेज इस परिवार की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। तो अब क्लियर हो गया होगा, संथाल परगना, बैतूल, रांची, मयूरभंज
और पूर्वी निमांड में ये बोली जाने वाली भाषा है। तो ये देखो, अब आपके सामने साउथ एशियन लैंग्वेज फैमिलीज लिखी हुई है कि इंडो आर्यन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ठीक है ना। और आपके ईरानियन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, द्रविड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ओस्ट्रो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तिब्बतो कहाँ बोली जाती है, तुर्की कहाँ बोली जाती है। तो ये सब लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये वाला परिवार देखो, ये वाला परिवार, इस वाले परिवार की अपन बात कर रहे हैं। तो आप इस मानचित्र से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला है अक्ष संज्ञीय किस एक का अभिलक्षण है, अक्ष संज्ञीय बंक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्ष संज्ञीय बंक होता क्या है। अक्ष संज्ञीय, देखो बंक का मतलब होता है बैंड, बंक का मतलब क्या होता है, बैंड। और अगर मैं अक्ष संज्ञीय बंक की बात करूं तो इसको अंग्रेजी में, इसी को अंग्रेजी में सिंथेटिक्स, अक्षंग्य बंक को दोस्तों अंग्रेजी में सिंटैक्सियल बोला जाता है, सिंटैक्सियल बैंड बोला जाता है, सिंटैक्सियल बैंड, इसको सिंटैक्सियल बैंड। तो अब आपको याद रखना है कि भारत के कौन से एक क्षेत्र में सिंटैक्सियल बैंड आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अरावली में, सतपुड़ा में, विंध्याचल पर्वतमाला में, हिमालय में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। यानी कि संपूर्ण भारत में सिंटैक्सियल बैंड अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे, हिमालय पर्वतमाला में देखने को मिलेंगे। सिंटैक्सियल बैंड होता क्या है, देखो सिंटैक्सियल बैंड होता क्या है। सिंटैक्सियल बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कि, जिसको मैं देसी भाषा में या हिंदी की लैंग्वेज में बोलूं, भयंकर या खतरनाक मोड, भयंकर या खतरनाक मोड, खतरनाक मोड, खतरनाक मोड। आपने कभी रोड पे देखा होगा, रोडों के ऊपर जब मोड़ होता है तो वहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर सिंबल बनाया जाता है और उस पे लिखा हुआ है कि सावधान आगे खतरनाक मोड़ है। आपने देखा होगा इस प्रकार का, जो हाईवे, नेशनल हाईवे हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे उनके अगर कहीं मोड़ होता है तो इस प्रकार का एक बोर्ड लगा हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि सावधान आगे खतरनाक मोड़ है। तो सिंटैक्सियल जो बैंड होते हैं, जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कोई रोड उतर रही है, रोड अब ये जानी चाहिए सीधी, लेकिन ये सडनली ऐसे टर्न कर गई और यहाँ से टर्न करने के बाद में ये सडनली इस प्रकार से टर्न करके फिर आगे जा रही है। ये देखो, तो ये जो इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड, इनको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड, यानी कि खतरनाक मोड़। अब ये सिंटैक्सियल जो बैंड हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंटैक्सियल बैंड कहाँ देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है ये सिंटैक्सियल बैंड केवल और केवल हिमालय में, केवल हिमालय पर्वत में दो ही जगह हैं। एक तो आपको मिलेंगे नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत, और दूसरा है नामचा बरवा। एक तो आपको ये नंगा पर्वत के पास मिलेंगे, ठीक है, और दूसरा ये नामचा बरवा के पास। ये दो यहाँ पे, ये दो दो टेढ़े, दो आपको जिसको मैं बोल दूं तीखे, दो तीखे यहाँ पे आपको मोड़ देखने को मिलते हैं, सिंटैक्सियल बैंड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा में समझना, सिंटैक्सियल बैंड होता है मोड़। आपने देखा होगा पाइप के, जो पानी के जो पाइप होते हैं, जैसे ये पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप, अब इस पानी के पाइप से हम पानी इधर लेना चाहते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको एक बैंड के द्वारा ऐसे जोड़ते हैं, एक बैंड के द्वारा ऐसे जोड़ते हैं। तो उनको नहीं बोलते हैं दुकान पे जाके भैया एक बैंड दे देना, पानी वाली पाइप की बैंड दे दो। तो बैंड का मतलब ये होता है, देखो यही मोड़ होता है, ठीक है। तो सिंटैक्सियल बैंड तीखे मोड़, ये तीखे मोड़ आपको नंगा पर्वत और नामचा बरवा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो एक तरफ दिया हुआ है जल शक्ति संयंत्र, ठीक है, और एक तरफ स्टेट दिया हुआ है। तो कुंडा जल शक्ति संयंत्र, रिहंद जल शक्ति संयंत्र, सिलेरू जल शक्ति संयंत्र और रंगीत जल शक्ति संयंत्र। राज्य है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। अब सही बताना है कौन सा सही नहीं है, तो कुंडा नहीं है। याद रखना, कुंडा जल शक्ति संयंत्र कर्नाटक में नहीं है। कुंडा आपके कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप कुंडा पड़ता है तमिलनाडु में। कुंडा, कुंडाहा, कुंडा है कुंडा जल शक्ति संयंत्र। कुंडा जल शक्ति संयंत्र कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान रखना है, कुंडा जल शक्ति संयंत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ये इसलिए ये गलत था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ आज के ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों। और आपको यदि अनअकैडमी पे, जैसे दोस्तों यूट्यूब पे जैसे आप पढ़ रहे हो और कई बच्चे जैसे डाउट्स पूछते हैं तो कमेंट ध्यान नहीं होता है, तो इसके लिए देखो, यदि आपको बेस्ट से बेस्ट अपना करना है, बेस्ट से बेस्ट हम यहाँ भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे तो डाउट क्लियर करने हैं और मुझे तो जैसे टीचर से कुछ चीज़ें पूछने भी हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, ठीक है, मुझे मार्गदर्शन कैसे मिले, मुझे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मुझे कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए जिससे मेरा नेट जेआरएफ हो जाए, तो इसके लिए आप अनअकैडमी में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए जुड़ने के लिए यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है हमारा ले सकते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्यूज, डाउट क्लियर सेशन, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। पूरा सब कुछ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में ही यहाँ पे दोस्तों ये तो चीज़ है, इसके साथ में आपको देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है। तो अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, जैसे उसको डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, तो उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करना, इसको ओपन करने के बाद में ये मैनेज गोल में आप NTA एग्ज़ाम डाल देना। जैसे NTA एग्ज़ाम डालोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको प्लस या फ्री क्लास या अदर कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे प्लस डाल देना। प्लस डालने के बाद में अब आपको देखना है कि आपको प्लस में आइकोनिक लेना है या फिर आपको प्लस कोर्स लेना है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे जैसे प्लस लेना है तो सेलेक्ट प्लस करना, और यदि आइकोनिक लेना है तो सेलेक्ट आइकोनिक करना। अब दोनों में अंतर क्या है? प्लस क्या है, यहाँ पे आपको एजुकेटर अच्छे मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगी, PDF मिलेगा, ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विज मिलेगी। लेकिन आइकोनिक में क्या होता है, एजुकेटर तो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेंगी, PDF में मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपके प्लस में नहीं है। यहाँ पे आपका पर्सनल डाउट सोल्व करने का आपको ये आपका कोच ये काम करेगा, जो कि डाउट क्लियर सेशन तो है प्लस में, लेकिन आप पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो ये सुविधा यहाँ पे है। आपको पर्सनल स्टडी मटेरियल के लिए बात करनी है तो ये सुविधा यहाँ पे है। SOP और इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये सुविधा भी आपको आइकोनिक में मिलेगी। अब लेना कैसे है, तो आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्लस लेना है तो प्लस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का होता है, जिसकी फीस डली हुई है। यहाँ पे इस फीस में 10% डिस्काउंट के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, राजेंद्र10, तो आपको 10% कुल फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो आपका आइकोनिक होता है ये 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का होता है, 1 मंथ और 3 मंथ का नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप हैव ए रेफरल कोड में राजेंद्र10 यूज कर लेना, तो आपको इस टोटल फीस में 10% डिस्काउंट कम हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब आपको जो चॉइस करना है उसमें प्रोसेस टू पेमेंट कर देना, अपने कार्ड से या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और बेनिफिट के देखो क्या है, प्लस के और आइकोनिक के बेनिफिट देख लो, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ठीक है, वीकली रिव्यू, स्टडी बूस्टर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आपको आइकोनिक में मिल रही हैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो प्लस में नहीं है, ये आइकोनिक में है, ये कुछ चीज़ें प्लस में नहीं है, तो ये है। और मेरा रेफरल कोड राजेंद्र10 है। यदि आपको कुल फीस में 10% का डिस्काउंट चाहिए, जैसे 40,000 है तो 4,000 रुपये आपके सीधे सीधे डिस्काउंट में हो जाएंगे। रेफरल कोड राजेंद्र10 डाल लेना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, यूज कोड राजेंद्र10। आपको फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए भी यहाँ पे मेरा रेफरल कोड डालना है। यदि अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास देखते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे देखो, यूज कोड राजेंद्र10 टू अनलॉक क्लास के लिए डाल सकते हो, ठीक है। तो आराम से पढ़ो मज़े के साथ में और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।